चलिए आज एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं कि कैसे एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति को एक सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। ये कहानी है भारतीय कपड़ा उद्योग के पतन की। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 25%। ब्रिटिश साम्राज्य के अपने चरम पर पहुंचने से पहले पूरी दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता था, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी भारत का शानदार कपड़ा उद्योग। तो फिर सवाल ये उठता है कि सदियों से चला आ रहा ये दबदबा आखिर कुछ ही पीढ़ियों में कैसे खत्म हो गया। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, इस पतन को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत के कपड़ा उद्योग का कद असल में कितना बड़ा था। सदियों से रोमन साम्राज्य से लेकर शुरुआती आधुनिक दौर तक पूरी दुनिया भारतीय कपड़ों की दीवानी थी। चाहे वो बंगाल का हवा जैसा महीन मलमर हो या फिर रंग बिरंगे कैलिको और छींट, उनकी क्वालिटी, उनकी तकनीक और उनकी कीमत का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नई औद्योगिक शक्ति का उदय होता है और इससे हितों का एक सीधा टकराव पैदा होता है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद जो नई मिलें लगीं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो ये कि उनकी मशीन से बने कपड़े, क्वालिटी और कीमत दोनों में ही भारतीय हथकरघा कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। मतलब एक खुले बाजार में उनकी हार तय थी। तो फिर ब्रिटेन ने अपनी इस आर्थिक समस्या को कैसे सुलझाया? उसने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। एक ऐसा टूल किट बनाया जिसमें कुछ बहुत ही सोची समझी नीतियां शामिल थीं। और इस टूल किट का सबसे बड़ा औजार फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार नहीं था, बल्कि ठीक उसका उल्टा था, टारगेटेड प्रोटेक्शनिज्म, यानी एक तरफा नियम जो सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए बनाए गए थे। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ब्रिटेन में आने वाले भारतीय कपड़ों पर 80% तक का भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में आने वाले ब्रिटिश कपड़ों पर सिर्फ 2.5% का मामूली सा टैक्स था। ये कोई बराबरी का खेल नहीं था। इससे हुआ ये कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन चेन ही पलट दी गई। भारत, जो कभी तैयार कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक था, अब सिर्फ ब्रिटेन की मिलों के लिए कच्चा माल भेजने वाला देश बन गया। और फिर वही ब्रिटिश मिलें अपना महंगा कपड़ा वापस भारत को बेचती थीं। और बात सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी, कारीगरों पर भारी टैक्स का बोझ भी डाल दिया गया। इससे उनके लिए अपना पारंपरिक पेशा चलाना लगभग नामुमकिन हो गया। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ छिपकर नहीं हो रहा था। उस दौर के कई ब्रिटिश अधिकारियों और दादा भाई नौरोजी जैसे भारतीय चिंतकों ने भी साफ साफ लिखा कि ये ब्रिटिश उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए एक जानबूझकर बनाई गई एक सोची समझी नीति थी। तो इन सभी नीतियों का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही तेज और विनाशकारी था। आर्थिक इतिहास में इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है औपनिवेशिक विऔद्योगीकरण। ये शब्द ही इस बात पर जोर देता है कि ये कोई कुदरती बदलाव नहीं था, बल्कि एक थोपी हुई प्रक्रिया थी। इसका असर जमीन पर यह हुआ कि लाखों हुनरमंद बुनकर और कारीगर अपना पुश्तैनी काम छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्हें वापस खेती किसानी की तरफ लौटना पड़ा। इससे न सिर्फ बड़े पैमाने पर गरीबी फैली, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर भी खत्म होने लगा। इरादा साफ था, लक्ष्य भारत के उद्योग को आधुनिक बनाना था ही नहीं, बल्कि उसे एक प्रतियोगी के तौर पर बाजार से पूरी तरह बाहर करना था। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसकी विरासत क्या है? देखिए, इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि भारतीय बुनकर इसलिए नहीं हारे कि उनमें हुनर या इनोवेशन की कमी थी। वो इसलिए हारे क्योंकि उन्हें एक ऐसी ताकत और ऐसी नीतियों का सामना करना पड़ा जो उन्हें बर्बाद करने के लिए ही बनाई गई थीं। उन्हें खेल से ही बाहर कर दिया गया था। तो संक्षेप में, ये गिरावट बाजार की शक्तियों का नतीजा नहीं थी। ये एक सोची समझी औपनिवेशिक रणनीति थी, जिसने अपने फायदे के लिए एक पूरे उद्योग और एक पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। ये इतिहास हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब किसी देश के विकास का रास्ता उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि किसी बाहरी ताकत के डिजाइन से तय होता है, तो उसका भविष्य पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता है।